हो गया ना BSc थर्ड ईयर है ना, हिंदी मीडियम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, द्विनाम पद्धति। ठीक है, द्विनाम पद्धति का मतलब क्या है, जो कैरोलस लिनियस साहब ने दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो एक कोई भी पौधा है या जंतु है, उसके नाम कैसे होने चाहिए, हमेशा दो नाम होने चाहिए, मतलब एक नाम में दो रूप होने चाहिए। उन नाम के दो प्ररूपों को क्या कहते हैं, एपिथेट, इंग्लिश में कहते हैं एपिथेट। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि द्विनाम पद्धति में सिद्धांत है ना, कैसे कैसे पढ़ा जाता है, उसके 3 तरीके हैं ना। मतलब सबसे पहले तो वही मानी गई थी किसके द्वारा, ICBN के द्वारा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि पादप नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता ने कैरोलस लिनियस की पद्धति को प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, उसी को सही माना है। तो उसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे इसमें कि इस द्विनाम पद्धति के अलावा अंतरराष्ट्रीय संहिता जो है पादप नामकरण की, उसके कुछ नियम हैं। ठीक है, कौन कौन से नियम है, देखो भाई 3 हेडिंग्स में उसको हम पढ़ते हैं, यानी कि कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं और कुछ सुझाव। ठीक है, 3 तरीके से। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे संशोधन की भी आवश्यकता पड़ जाती है ना, कि संशोधित होकर के भी काम होना चाहिए। जैसे नए साइंटिस्ट आ गए, मान लो एक ही प्लांट है, उसके लिए 2 साइंटिस्ट ने अपनी दावेदारी कर दी कि हम भी बताएंगे नाम इसका और हम भी बताएंगे नाम, तो दोनों में फिर लड़ाई ना हो, इसके लिए ICBN ने क्या किया, एक लॉ निकाला कि भाई जिसका नाम पहले है, जिसने पहले नाम दे दिया, और वो नाम क्या होना चाहिए, पब्लिश्ड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जिसने पहले नाम दे दिया, जिसने पब्लिश्ड कर दिया, पहले करवा लिया, वो नाम चलेगा उस प्लांट का। ठीक है, तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि कल हमने सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, ये सिद्धांत जो है ना वो डी कंडोली जी के द्वारा दिए गए थे। ठीक, सिद्धांत टोटल 6 सिद्धांत थे। ठीक, जो सिद्धांत हमने कल पढ़ लिए थे। क्या, पहली बात तो जो भी प्लांट है उसका नाम क्या ना कैसा होना चाहिए, प्लांट्स के नाम की पद्धति जो होती है वो जंतुओं के नाम की पद्धति से बिल्कुल अलग होती है। ठीक, दूसरी चीज, किसी भी वर्गक का नाम नामकरण प्ररूप द्वारा निर्धारित किया जाता है। नामकरण प्ररूप का मतलब होता है कि जैसे लॉ बनाए गए हैं, जैसे किसी फैमिली का नाम देना है, आपको किसी पौधे का कुल बताना है तो उसके पीछे AC लगाना जरूरी है। ठीक है, कोई गण बताना है तो उसके पीछे एल्स लगाना जरूरी है। ठीक, पहले वंश का नाम आएगा, फिर जाति का नाम आएगा, वंश के नाम का पहला अक्षर जो है वो बड़ा बनेगा और जाति के नाम का जो अक्षर है पहला वो छोटा बनेगा, मतलब स्मॉल लेटर्स में बनेंगे। तो ये जो लॉ है, तो पहले हम सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 सिद्धांत हैं। पहली बात, प्लांट और एनिमल उन दोनों की क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए विधि। तो सबसे पहला सिद्धांत ये है कि पादप व जंतु नामकरण पद्धति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, कल अपन ने पढ़ाते हैं जैसे गोर्गोनिया है तो वो एक जंतु है। ठीक है, क्योंकि उसकी कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो जंतु है, लेकिन फिर भी वो दिखने में बिल्कुल पौधे जैसा लगता है। तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि हम जंतु का नामकरण कैसे कर रहे हैं या पौधे का कर रहे हैं। ठीक है, फिर वर्गक का नाम, वर्गक मतलब होता है टेक्सॉन, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सभी वर्गक या टेक्सॉन बोले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्गक का नाम नामकरण प्ररूप द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्गक मतलब होता है क्या, देखो भाई, टेक्सॉन कहोगे तो सिंगुलर नंबर है, टेक्सा कहोगे तो प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो वर्गक का नाम प्रारूपिक पद्धति जो है ना, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, प्रारूपिक पद्धति के हिसाब से। प्रारूपिक नामकरण के द्वारा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या है, वर्गक का नामकरण में प्रकाशन को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, जो पहले छप गया
उसको मान्यता दी जाएगी, ठीक है ना। प्रकाशन की प्राथमिकता से निर्धारित किया जाएगा, ठीक। अब प्रकाशन की प्राथमिकता का मतलब होगा किसने पहले छपवा दिया, ठीक है, जिसने पहले छपवा दिया वो पहले चल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगला जो नियम बनाया गया था वो ये था कि वर्गक को दिए गए विभिन्न नामों में से सर्वप्रथम दिया गया नाम शुद्ध होता है और उसे ही माना जाएगा, यानी कि पूर्व में सर्वमान्य होगा, ठीक है। जो पहले होगा उसी को देना जरूरी है, ठीक है, दूसरे को नहीं दिया जाएगा। अगला आता है कि हमेशा वर्गकों के नाम जो है वो लैटिन में कन्वर्ट होंगे, लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। ग्रीक वॉज द कंट्री एंड लैटिन वॉज द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। तो अच्छा सॉरी, हिंदी मीडियम है ना, कोई इतना तो समझ आ गया होगा कि ग्रीक जो है वो क्या था, एक देश था जहाँ की भाषा लैटिन थी, ठीक है। तो लैटिन लैंग्वेज की खास बात यह है कि उस भाषा को बोलने वाले अब नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, मतलब वो भाषा एक तरीके से खत्म की जा चुकी है क्योंकि वो बहुत हार्ड थी, बहुत ज्यादा कठिन थी, ठीक है। तो इसलिए उसको पढ़ने के बजाय लोगों ने दूसरी भाषा सीख ली, ठीक है। लेकिन वहाँ की एक बात सबसे जरूरी है कि एक बात का एक ही अर्थ होता है वहाँ, ठीक है। तो वर्गों के नाम हमेशा इसीलिए लैटिन में लिखे जाते हैं जो क्योंकि उसका कोई सिनोनिम्स ही नहीं है ना, कोई उसका पर्यायवाची नहीं है। जैसे मान लो यहाँ अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में तो बहुत विशाल शब्दकोश है अपना, है ना। जैसे किसी ने कह दिया गगन में तारे उग रहे हैं या तारे निकल रहे हैं, तो कोई गगन कह रहा है, कोई व्योम कह रहा है, कोई अंबर कह रहा है, जितने कितने सारे पर्यायवाची हो जाएंगे तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। इंग्लिश में भी है ना, स्काई है और भी कई चीज, तो यूनिवर्स कह दिया है, जो भी है, तो इसलिए वहां पे सिनोनिम्स ही नहीं है, वहां एक ही बात का एक ही मतलब है। तो वर्गकों के नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद छठवां और आखिरी सिद्धांत बन के आता है, आया था कि रिट्रोएक्टिव होंगे, यानी कि एक बार नाम दे दिया, नामकरण हमेशा क्या होगा, एक बार दे दिया बस दे दिया, अब नहीं बदलेगा वो, रिट्रोएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए सिद्धांत। सिद्धांत के बाद आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले आते हैं नियम, ठीक है। टोटल 8 नियम बनाए गए थे, ठीक। तो 8 नियम जो थे वो कौन कौन से थे। 8 नियमों में पहला ये था कि वर्गक की कोटि का नियम, फिर प्ररूपीकरण का नियम, फिर प्राथमिकता का नियम, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे नियम दिए गए थे, ठीक है। ठीक है, अब नियम में क्या होगा, कौन कौन से नियम दिए गए, ठीक है। पहला नियम कौन सा दिया गया, वर्गकों की कोटि का नियम। कोटि का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले कौन सा दिया गया, वर्गकों की कोटि का। वर्गकों की कोटि के नियम का मतलब ये होगा कि जो टेक्सोन है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, कौन किसमें इंक्लूडेड है। मतलब जैसे दो प्रकार से वर्णक बनाए गए, ठीक है। वर्गकों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय नियम संहिता के अनुसार दो वर्गक बनाए गए, एक तो बनाए गए प्रमुख वर्गक और दूसरे बनाए गए गौण वर्गक, ठीक है। माइनर एंड मेजर, ठीक है। मेजर मतलब प्रमुख और माइनर मतलब गौण, मतलब जो सेकेंडरी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रमुख वर्गक जो थे वो थे जगत, प्रभाग, उपप्रभाग, संवर्ग, उपसंवर्ग, संवर्ग मतलब ये क्लास है ना, और गण, उपगण, कुल, उपकुल, और एक होता है ट्राइब, और उसके अलावा उप ट्राइब, ठीक है। ये जो नाम थे ये तो क्या थे, प्रमुख वर्गक, और दूसरे क्या थे,
गौण वर्गक जैसे वंश, उपवंश, प्रजाति, उपजाति, किस्म, उपकिस्म, फॉर्मा एंड क्लोन। ये सब अब जैसे जैसे डिस्कवरीज होती जाती हैं वैसे वैसे अलग अलग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। एनिमल्स में इतना नहीं है। एनिमल्स में एक बार वंश आ गया, फिर जाति आ गई, फिर जाति के बाद उपजाति जैसी कोई चीज़, मतलब जंतुओं में, छोटे जंतुओं में तो जैसे जो समुद्र वगैरह के हैं उनमें तो देखने को मिल जाती है, लेकिन ट्राइब्स जो हैं, किस्में जो हैं, प्रजाति के बाद उप प्रजाति, वेराइटीज जो हैं, वो सब कुछ प्लांट्स में ही है। तो उससे पता चल जाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो प्लांट है या एनिमल है, ठीक है, उसके नाम से ही पता चल जाता है। तो सबसे पहले वर्गकों की कोटि के नियम में क्या आ जाता है, दो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, प्रमुख और गौण वर्गक। ठीक है, कुछ मेजर होंगे मतलब बड़े, और कुछ माइनर छोटे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो नियम आता है वर्गकों की कोटि के बाद, अगला आता है प्ररूपीकरण का नियम। ठीक है, प्ररूपीकरण का मतलब होता है टाइपिफिकेशन। प्ररूपीकरण का नियम, ठीक है, प्ररूपीकरण या टाइपिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वर्गकों के जो कुल हैं, वंश हैं, है ना, तो कथित रूप से, मतलब जिसमें वंशीय या कथित रूप से, कथित प्ररूप से जो जाति है उसको अभिग्रहित किया गया, मतलब समेट ली गई। अभिग्रहित करने का मतलब होता है किसी चीज को किसी में इंक्लूड कर देना, मिला देना, मर्ज कर देना। ठीक है, तो वंश में कथित रूप से मतलब कोई जाति थी या नहीं थी, उसके पीछे बहुत बड़े कारण नहीं ढूंढे गए। ठीक है, जैसे समझिए, जैसे रसदार फल हैं और जलीय पौधे हैं, है ना, इनमें स्थिति प्रारूप में क्या होता है, देखने में बहुत सारे फोटोग्राफ, रेखा चित्र वगैरह के हिसाब से हम देख लेते हैं उन्हें। पुराने और बड़े वंशों से संबंधित वर्गीकी में भी कभी कभी वंश को दो या दो से अधिक वंशों में विभक्त कर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये समझ में नहीं आता है वंश में से कौन सा वंश मूल नाम धारण करेगा। जैसे मान लो कुछ पौधे हैं जिनको अपन ने क्या किया, दो वंश नाम दे दिए, ठीक है, और दोनों वंशों में ये पता नहीं चला कि कौन सा वंश मूल वंश कहलाएगा। ठीक है, जैसे ट्रापा है, सिंघाड़ा है, ठीक है, ट्रापा मतलब सिंघाड़ा। ऐसे और भी कुछ पौधे हुए, ठीक, जैसे आम है, ठीक, तो अब उनके वंश, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके वंश में पता नहीं चल पाता है उसको क्या कहा जाए। जैसे आपको एक बात बताएं, जैसे अशोक का पेड़ है, सराका इंडिका उसका साइंटिफिक नेम है। अब आप सराका उसका वंश तो कह दोगे, लेकिन इंडिका कोई जाति है क्या उसकी? नहीं, क्योंकि इंडिका तो उसे इसलिए कहा गया क्योंकि वो इंडिया में मिला। ठीक है, कहीं और मिलता, श्रीलंका, अमेरिका, जैसे कॉकरोच में जैसे अमेरिकाना है ना, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं, तो वो कोई उसकी जाति नहीं है, वो उसके बारे में एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन है कि वो वहां मिला इसलिए उसका नाम दे दिया। तो इस स्थिति में वंश का नाम देना ना थोड़ा कठिन पड़ जाता है, तो इसलिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, पहला तो ये है प्ररूप विधि। ठीक है, कथित रूप से जो जाति वहां के लोगों ने बता दी, जिसमें वंशीय और कथित प्ररूप जाति को मिला करके लिखा जाता है। एक तो ये मेथड है प्रारूप विधि, जिसमें जाति और वंश दो अलग अलग ऐसे पता नहीं चल पाता है। ठीक, तो इसमें पहला तो आ गया प्रारूप विधि। ठीक, और उसके बाद जो दूसरी विधि होती है वो अति विशिष्ट विधि होती है। अति विशिष्ट विधि का मतलब क्या होगा, पृथक हुए वंशों को अलग करके नाम दे दिया जाता था, पहले होता था ऐसा। ठीक है, यानी कि मूल वंश के बाकी बचे हुए वर्गकों के लिए वंशीय नाम प्रयुक्त कर लेते थे। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई ज्यादा पता नहीं था ना तब तक, तो इसमें क्या किया जाता है, एक विधि होती है, इसमें मानक जाति यानी स्टैंडर्ड स्पीशीज घोषित की जाती है। ठीक है, और उसके बाद उनके वंश निर्धारित किए जाते हैं। अब ऐसा होता है, पहले ये होता था दो वंश हैं, दोनों के दो हिस्से हो गए तो दोनों को नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बतानी जरूरी है जो आपके काम आई। प्ररूप विधि के अलावा हो गया अगला अति विशिष्ट विधि। देखो भाई, ये जरूरी है, टाइपिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जो चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है ना वही चीज एग्जाम के हिसाब से सही होती है ना, ज्यादा पूछी जाती है। जैसे देखो, टाइप्स बनाए जाते हैं, ये बताएंगे कैसे कैसे। ठीक, देखो लैक्टोटाइप, सिन टाइप, है ना, आइसोटाइप। ठीक,
इस तरीके से टाइप्स वगैरह, टाइप का मतलब होता है प्ररूप दिए जाते हैं, लक्षण प्ररूप वगैरह हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लो एज ए साइंटिस्ट या एज ए रिसर्चर आप किसी फील्ड में गए, उस फील्ड में जाकर के आपने किसी पौधे को चुना, उस पौधे का आपने आइडेंटिफिकेशन किया कि ये इस फैमिली में आता होगा, इसका ये नाम होना चाहिए, आपने कोई नाम दे दिया उसको, लक्षणों के आधार पर उसका वर्गीकरण कर दिया कि ये पादप जगत का जीव है, इसका क्योंकि इसमें आपने गुण देखे उसमें, जैसे मान लो उसकी पौधे में जो पत्ती है, पत्ती के अंदर समानांतर सिरा विन्यास है, तो आप कह दोगे मोनोकॉट है, ठीक है। दूसरी चीज मोनोकॉट का मतलब एक बीज पत्ती है, ठीक है। फिर आपने देखा कि इसमें जो जड़ें हैं वो स्लिट टाइप की हैं, सिल्ट टाइप की हैं या नहीं है, तो आप कहोगे पोएसी में, या पोएसी का दूसरा नाम होता है ग्रेमिनी, है ना, अब उसको पोएसी कहते हैं, तो उसका नाम दे दिया कि पोएसी फैमिली के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो जैसे जैसे आपको उसके गुण मिलते गए वैसे वैसे आपने उसका नाम दे दिया। अगर कोई पौधा ऐसा मिला, जैसे 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 आप फैमिली पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा ये, ठीक है। अभी के लिए इतना समझिए कि आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे फैबेसी फैमिली है ना, फैबेसी जो दाल वाली पौधे होते हैं ना, मटर वगैरह के, तो उसके भी 3 उपकुल हो जाते हैं, है ना, सिसिलपिनॉइडी, मिमोसॉइडी, है ना, लेग्यूमिनेसी, इस तरीके से फैबेसी फैमिली के 3 उपकुल हैं। तो इन 3 उपकुलों में मान लो कि एक पौधा ऐसा है जिसमें आपको पुंकेसरों की स्थिति ये देखने को मिली कि 10 तो एक साइड और एक साइड, सॉरी 9 तो एक साइड जुड़े हुए और एक अलग है। तो इस स्थिति में आप कह दोगे कि ये लेग्यूमिनेसी कुल का फैमिली का पौधा है, क्योंकि 9+1 इसका पुंकेसरों का विन्यास है, ठीक। तो ऐसे पता लगाते हैं। अब क्या होगा, आप क्या करोगे, उस प्लांट, वो प्लांट आपने उठा लिया वहां से, कुछ जगह उस जगह से, वहां से वो प्लांट लेने के बाद आप उसे छपवाओगे, पब्लिश करवाओगे अपने नाम से कि भाई हमने ये ढूंढा है, इसके गुणों का आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब हमने किया है। तो जो मूल पौधा है जिसको आपने लिया और आपने पुस्तक में छपवाया, उस पुस्तक को बोल देंगे लेक्टोटाइप, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, लेक्टोटाइप, लेक्टोटाइप, या सॉरी उसको बोलेंगे होलोटाइप। लेक्टोटाइप का मतलब ये है, मान लो वो पौधा कहीं पर प्रकाशन के टाइम पे नहीं मिला, देखो समझो इस चीज को, आपने कोई पौधा उठाया और उसको छपवाया तो उसे बोलेंगे होलोटाइप, ठीक। अगर मान लो आपने वहां से पौधा उठाया लिया, लेकिन जब आप 2-4 दिन बाद पब्लिश करवाने पहुंचे, उस टाइम पे वो प्लांट आपको नहीं मिल पाया, ठीक। तो आप क्या करोगे, प्लांट जब लिया जाता है तो उस जगह से कलेक्शन के टाइम पे एक ही पौधा नहीं उठाया जाता है, वहां से और भी चीजें ली जाती हैं उसकी, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो मान लो प्रकाशन के समय ओरिजिनल प्रारूप जो है, ओरिजिनल पौधा जो आपको कलेक्ट करना था वो नहीं मिला, तो आप कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड दूसरा वहां पे रख दोगे, है ना, उसकी जैसा, तो उसको क्या बोलते थे हम, लेक्टोटाइप। यानी मूल प्रारूप, मूल पादप या पादप का कोई भाग, मूल पादप प्रारूप जो आपको छपवाना है। मूल प्रारूप प्रकाशन के समय नहीं है, नहीं हो तो आप जो भी पौधे का उसका दूसरा कोई भाग वहां पर प्रस्तुत करोगे तो उसे क्या कह देते हैं अपन, लेक्टोटाइप। यानी होलोटाइप अगर प्रकाशन के समय पर नहीं है तो मौलिक सामग्री से जिस पादप प्रारूप का चयन करते हैं, जैसे मान लो आपको छपवाना था, कोई छोटा पौधा लेते हैं ना, आम का इतना बड़ा पौधा तो कहाँ से उखाड़ के लेके जाओगे आप, है ना। मान लो किसी फील्ड में गए आप, जैसे बंद बारेठा वगैरह अपने आसपास का एरिया पड़ता है, तो वहां से आपने कोई छोटा सा पौधा उठाया, जैसे ज्यादातर किसकी खेती होती है इधर, केवड़ा, खस, पता हो तो, है ना, एक्सपोर्ट होता है विदेशों तक जाता है भरतपुर से निकल करके केवड़ा, तो उससे फिर शरबत बनता है, इत्र बनता है ना। तो मान लो आपने केवड़े का कोई छोटा सा पौधा उठाया, वहां से उठाने के बाद आप क्या हुआ, आप उसको लेकर के आए और उस पौधे को लेकर के आने के बाद आपने छपवाना है वो कहीं, ठीक है। अब छपवाने के टाइम पर मान लो केवड़ा नहीं, एक मिनट,
अगर केवड़ा नहीं है उस वक्त, ठीक है, तो फिर इस स्थिति में आप क्या करोगे? अगर केवड़े का पौधा है और आपने उसे छपवा दिया तो उसे तो बोल दोगे हॉलोटाइप, है ना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगर नहीं है, ठीक है, केवड़ा नहीं मिल पाया,